नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम डेयरी उद्योग के एक ऐसे पहलू की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा सोचते नहीं। हाँ, मतलब ये ऑटोमेशन और कंप्यूटरीकरण का जो मामला है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दूध निकालने वाली मशीनों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल की डेयरियां तो अब देखिए बहुत हाईटेक हो गई हैं। यहाँ पर ये जो डिजिटल तकनीकें हैं और डेटा, ये सब उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना आप कह लीजिए दूध में फैट या प्रोटीन की मात्रा। सही। तो हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, इंडस्ट्री हैंडबुक्स भी हैं, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये टेक्नोलॉजी डेयरी उद्योग को कैसे बदल रही है। मेरा मतलब है बिल्कुल खेत से लेकर प्रोसेसिंग प्लांट तक और फिर हमारे घरों तक। हाँ, और इसका असर क्या पड़ रहा है? एफिशिएंसी पर, क्वालिटी पर। और लोगों पर भी जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले मेरे मन में यही सवाल आता है कि डेयरी उद्योग में ऑटोमेशन की इतनी जरूरत महसूस क्यों हो रही है? मतलब क्या कारण है इसके पीछे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो हम सब की, मतलब उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ रही है। हमें लगातार अच्छी क्वालिटी के डेयरी उत्पाद चाहिए, वो भी ज्यादा मात्रा में। हम्म। दूसरी तरफ जो पारंपरिक तरीके हैं, उनमें इंसानी मेहनत पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। अब इसमें न सिर्फ लागत ज्यादा आती है, कुछ स्रोत तो कहते हैं कि लेबर कॉस्ट कुल लागत का लगभग 50% तक हो सकती है। 50%? बाप रे। हाँ, और साथ ही इसमें दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है। और सबसे बड़ी बात, उत्पादों में मिलावट या फिर माइक्रोबियल संक्रमण, मतलब बैक्टीरिया वगैरह से दूषण का रिस्क भी बना रहता है। तो मुख्य तौर पर लागत, सुरक्षा और क्वालिटी, ये वजह हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी समस्याओं का हल है या इससे कुछ और बड़ा बदलाव आ रहा है? नहीं नहीं, ये सिर्फ समस्याओं का हल नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं बेहतर बनाने का एक तरीका है। ऑटोमेशन का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि इंसानी काम को मशीन या रोबोट से बदल दो। अच्छा। इसका असली मकसद है ठोस और मापने योग्य फायदे हासिल करना। जैसे जो प्रोसेस है उनको ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना, बर्बादी कम करना, उत्पादन क्षमता मतलब थ्रूपुट बढ़ाना, और हाँ, लागत तो कम करना ही है। इससे होता क्या है कि उत्पाद की गुणवत्ता और फूड सेफ्टी में जबरदस्त सुधार आता है। ये पूरी सप्लाई चेन को ज्यादा कुशल और भरोसेमंद बनाता है। ये एक तरह से एक फंडामेंटल बदलाव है। चलिए अब जरा फार्म के स्तर पर चलते हैं, जहां से ये दूध का पूरा सफर शुरू होता है। पारंपरिक डेयरी फार्मिंग के मुकाबले यहाँ ऑटोमेशन कितना अलग है? हमने ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम या मिल्किंग रोबोट्स के बारे में काफी सुना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम, या जिन्हें मिल्किंग रोबोट भी कहते हैं, इस फील्ड में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वैसे ये कोई एकदम नई चीज नहीं है। नीदरलैंड्स में तो 1992 में ही इनका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया था। ओह, इतना पहले? हाँ, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी ज्यादा रिफाइंड हो गई है और ज्यादा कॉमन भी होती जा रही है। अच्छा, तो ये रोबोट्स असल में काम कैसे करते हैं? मतलब गायों के लिए भी ठीक रहता है ये सब? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सिस्टम काफ़ी स्मार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि लेज़र सेंसर का इस्तेमाल करके गाय के थनों की सही जगह का पता लगाते हैं। लेजर से? अच्छा। हाँ, फिर एक रोबोटिक हाथ होता है जो मिल्किंग कप्स को अपने आप सही जगह लगा देता है, और बस दूध धोने की प्रक्रिया शुरू। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर गाय के गले में या कान में एक इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा होता है। हाँ, वो देखा है मैंने। तो सिस्टम उस टैग से गाय को पहचान लेता है। इससे होता यह है कि गायें अपनी मर्जी से, जब उन्हें लगे कि उन्हें दूध दुहवाना है, दिन में कई बार आकर दूध दुआ सकती हैं। अपनी मर्जी से? ये तो सुनने में गायों के लिए काफी बेहतर लगता है। पारंपरिक तरीके में तो उन्हें एक तय समय पर एक साथ लाया जाता है, चाहे उनका मन हो या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कई लोग मानते हैं कि ये गायों के लिए ज्यादा नेचुरल है और कम स्ट्रेसफुल भी। इसके फायदे भी कई हैं। एक तो साफ सफाई बेहतर रहती है, क्योंकि पूरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड है। दूध ज्यादा कुशलता से निकलता है। थनों में चोट लगने का खतरा कम होता है। और क्योंकि गायें ज्यादा बार दूध दुहवाती हैं, कुछ स्टडीज के हिसाब से दूध उत्पादन में लगभग 12% तक की बढ़ोतरी भी देखी गई है। अच्छा, 12%? ये तो काफी है। हाँ, और फार्म का मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। किसानों को वो जो दिन में कई घंटे दुहाई में लगते थे, उससे काफी हद तक राहत मिल जाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये महंगे सिस्टम्स छोटे किसानों की पहुंच में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े डेयरी फार्म्स को ही फायदा पहुंचा रही है और छोटे किसान इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत वाजिब चिंता है। इन सिस्टम्स की जो शुरुआती लागत है वो वाकई ज्यादा होती है, और ये छोटे किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस पर हम शायद आगे और बात कर सकते हैं।
लेकिन फार्म लेवल पर ऑटोमेशन सिर्फ मिल्किंग रोबोट तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? जैसे पशुओं में मदकाल मतलब ऑयस्ट्रस या जिसे आम भाषा में हीट कहते हैं, उसका पता लगाने के लिए भी ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं। इन्हें ऑटोमेटेड एक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। ये कैसे काम करते हैं? मतलब हीट का पता कैसे लगाते हैं? इसमें गायों को खास तरह के टैग पहनाए जाते हैं। HR टैग्स कहलाते हैं, हीट और रूमिनेशन टैग्स। ओके, ये टैग लगातार गाय की एक्टिविटी मतलब वो कितना चल फिर रही है और उसकी जुगाली यानी रूमिनेशन, इस पर नजर रखते हैं। ये सारा डेटा फार्म पर लगे कंप्यूटर में जाता है, जहां सॉफ्टवेयर इसका एनालिसिस करके बताता है कि गाय हीट में है या नहीं, या कहीं वो बीमार तो नहीं। अरे वाह! हाँ, इससे रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट की सटीकता बहुत बढ़ जाती है और सही समय पर गर्भाधान कराने में मदद मिलती है। तो फार्म पर ऑटोमेशन सिर्फ मेहनत बचाने का जरिया नहीं, बल्कि जानवरों के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को बेहतर तरीके से समझने और प्रबंधित करने में भी मदद कर रहा है। मतलब ये डेटा ड्रिवन डेयरी फार्मिंग की तरफ एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से ये किसानों को बेहतर और समय पर फैसले लेने में मदद करता है। फार्म से आगे बढ़कर अब प्रोसेसिंग प्लांट की बात करते हैं, जहां दूध पहुंचता है और उससे दही, पनीर, मक्खन वगैरह बनता है। यहाँ ऑटोमेशन कैसे काम करता है? यहाँ तो प्रक्रियाएं और भी जटिल होती होंगी। हमने PLC और स्कैडा जैसे कुछ शब्द सुने हैं, जरा इन्हें समझने में मदद कीजिए। हाँ बिल्कुल, प्रोसेसिंग प्लांट में ऑटोमेशन एक पूरी टीम की तरह काम करता है, जिसके कई लेयर्स होते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए, सबसे निचले लेवल पर हैं सैनिक। ये हैं फील्ड डिवाइस, जैसे सेंसर जो तापमान, दबाव, फ्लो वगैरह मापते हैं। और एक्चुएटर्स जैसे मोटर, पंप, वॉल्व जो असल काम करते हैं। यहीं से डेटा इकट्ठा होना शुरू होता है। ठीक है, ये तो हुए सैनिक। इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर आते हैं फील्ड कमांडर। ये हैं PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। PLC असल में दिमाग की तरह काम करते हैं। ये सेंसरों यानी सैनिकों से जानकारी लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर तय करते हैं कि एक्चुएटर्स को क्या करना है। ओके, ये सेफ्टी सिस्टम्स जैसे इमरजेंसी स्टॉप बटन या सेफ्टी इंटरलॉक की निगरानी करके प्लांट को सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। और ये स्काडा का क्या रोल है? ये नाम काफी सुना जाता है। स्काडा सिस्टम्स इन फील्ड कमांडरों के लिए एक तरह से कंट्रोल रूम है। ये रियल टाइम में प्लांट की निगरानी और नियंत्रण की सुविधा देते हैं। ऑपरेटर्स कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिन्हें HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस कहते हैं, प्रक्रिया के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, अलार्म, पुराने ट्रेंड्स वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, तो HMI वो स्क्रीन है जिस पर सब दिखता है? हाँ बिल्कुल, HMI असल में वो खिड़की है जिससे ऑपरेटर मशीन की दुनिया में झांक सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। स्काडा सिस्टम्स में सुरक्षा के भी इंतजाम होते हैं, जैसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, मतलब कौन ऑपरेटर क्या कर सकता है ये तय करना। और सिस्टम फेल ना हो, इसके लिए अक्सर बैकअप सर्वर और कम्युनिकेशन के रास्ते भी होते हैं। तो ये तो हुआ सीधे मशीनों को चलाने और उनकी निगरानी का स्तर। लेकिन एक बड़े प्लांट में तो और भी बहुत कुछ मैनेज करना होता होगा, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, माल का हिसाब किताब। इसके लिए कौन से सिस्टम है? हाँ बिल्कुल, PLC और स्काडा के ऊपर आप समझिए जनरल मैनेजर के लेवल पर आते हैं MES यानी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स, और MOM यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। MES और MOM, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये प्लांट फ्लोर पर चल रहे ऑटोमेशन, PLC स्काडा, और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े सिस्टम्स जैसे ERP के बीच एक पुल का काम करते हैं। अच्छा, तो ये बीच की कड़ी है। इनके मुख्य काम क्या हैं? ये प्लांट को बेहतर कैसे बनाते हैं? इनके कई महत्वपूर्ण काम हैं। पहला, रियल टाइम में प्रोडक्शन की निगरानी करना, मतलब कौन सी मशीन कैसे चल रही है, माल कहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, प्रोडक्शन शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करना ताकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और ऑर्डर टाइम पर पूरे हों। तीसरा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की लगातार निगरानी करना और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे संभालना। चौथा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का पूरा हिसाब रखना, मतलब इन्वेंट्री ट्रैकिंग। आपने पहले ट्रेसेबिलिटी का जिक्र किया था, वो क्या है और वो क्यों इतनी जरूरी है? हाँ, ट्रेसेबिलिटी मतलब किसी उत्पाद के पूरे जीवन चक्र का पता लगाने की क्षमता। ये MESM का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसका मतलब है हर बैच का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखना, उसमें कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल हुआ, वो किस मशीन पर, किस समय, किस प्रक्रिया से गुजरा, कब पैक हुआ, वगैरह वगैरह। अच्छा,
ये सिर्फ फूड सेफ्टी के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये ब्रांड की प्रतिष्ठा और उपभोक्ता के विश्वास की नींव बन जाती है। सोचिए, अगर किसी एक बैच में कोई समस्या आती है तो इस सिस्टम की मदद से उसे कुछ ही घंटों में ढूंढकर बाजार से वापस मंगाया जा सकता है, वरना शायद पूरी कंपनी की साख पर सवाल उठ जाता। ये तो वाकई बहुत अहम है, फूड सेफ्टी के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी। और क्या फायदे हैं इन सिस्टम्स के? ये सिस्टम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में भी मदद करते हैं। मतलब मशीन के खराब होने से पहले ही पता चल जाए कि वो खराब होने वाली है। अच्छा, भविष्यवाणी की तरह। हाँ, एक तरह से डेटा का एनालिसिस करके ये सिस्टम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा उपकरण कब खराब हो सकता है। इससे मेंटेनेंस को पहले से प्लान किया जा सकता है और अचानक मशीन बंद होने से जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा ये कर्मचारियों के मैनेजमेंट और दूसरे सिस्टम्स जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट या वेयरहाउस मैनेजमेंट के साथ जुड़ने में भी मदद करते हैं। और इस पूरी टीम में, इस पूरे सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर, यानी आप कह सकते हैं सीईओ के लेवल पर है ईआरपी सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बिजनेस के बड़े और व्यापक काम संभालता है, जैसे अकाउंटिंग, परचेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स, सप्लाई चेन प्लानिंग वगैरह। ओके। ये MES मॉम से जुड़ा होता है ताकि प्रोडक्शन फ्लोर पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी सीधे बिजनेस प्लानिंग में इस्तेमाल हो सके और इन्वेंट्री जैसी चीजें अपने आप अपडेट होती रहें। यहाँ ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग लेवल के सिस्टम, वो सेंसर से लेकर CEO ERP तक एक साथ मिलकर एक दूसरे से बात करते हुए पूरे डेयरी ऑपरेशन को इतना स्मूथ और कुशल बनाते हैं। ये एक जटिल लेकिन बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई व्यवस्था लगती है। बिल्कुल सही कहा। और यही इंटीग्रेशन, यही जुड़ाव कंपनियों को डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने और लगातार सुधार करने में मदद करता है। ऑटोमेशन में आजकल और कौन सी नई और उन्नत तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं? हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की भी बहुत बातें सुनी है। डेयरी उद्योग के लिए इनका क्या मतलब है? हाँ, कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो डेयरी उद्योग में ऑटोमेशन को और भी स्मार्ट बना रही हैं। रोबोटिक्स से शुरू करते हैं। मिल्किंग रोबोट्स के अलावा ये और कहाँ काम आ रहे हैं? प्रोसेसिंग प्लांट में, खासकर जहां काम बार बार दोहराने वाला हो, मतलब रेपिटेटिव हो या इंसानों के लिए खतरनाक हो, वहां रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जैसे तैयार उत्पादों की पैकेजिंग करना और उन्हें पैलेट्स पर लगाना, जिसे पैलेटाइजिंग कहते हैं। खासकर कोल्ड स्टोरेज में, जहां तापमान बहुत कम होता है, -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। हाँ, वहाँ तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। पनीर बनाने में भी रोबोट मदद कर रहे हैं। दही को हिलाना, पनीर के ब्लॉक्स को पलटना, काटना, सांचों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जैसे मेहनत वाले काम। बेकरी या ऐसी ही लाइनों में गरम ट्रे उठाने जैसे कामों में भी रोबोट ज़्यादा सेफ और तेज ऑप्शन है। कुछ खास तरह के हल्के रोबोटिक आर्म्स भी हैं, जैसे कूका का एक मॉडल है KR40PA। ये उत्पादन दर यानी थ्रूपुट बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से और सटीकता से काम करते हैं। और मशीन विजन का क्या? ये तकनीक कैसे काम करती है? मशीन विजन सिस्टम में कैमरे और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ये चलती हुई प्रोडक्शन लाइन पर ही प्रोडक्ट्स का ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या पैकेजिंग ठीक से सील हुई है, क्या लेबल सही जगह लगा है, क्या प्रोडक्ट का आकार या रंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अच्छा, मतलब क्वालिटी चेक ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिस्टम बिना रुके इन चीजों की जांच कर लेते हैं। इससे क्वालिटी कंट्रोल लगातार और ज्यादा सटीक होता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इसमें? ये शब्द तो आजकल हर जगह सुनाई देता है। हाँ, AI, मशीन लर्निंग, ML और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कई जटिल कामों के लिए हो रहा है। जैसे अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर डेयरी उत्पादों की शेल्फ लाइफ का ज्यादा सटीक अनुमान लगाना, पनीर बनने जैसी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं, उनका कंप्यूटर मॉडल बनाना और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके खोजना, बहुत सारे डेटा में से छुपे हुए पैटर्न और काम की जानकारी निकालना, प्रोसेसेस को और बेहतर मतलब ऑप्टिमाइज करना, और जैसा हमने पहले जिक्र किया, उपकरणों की खराबी का पहले से अनुमान लगाना, यानी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ताकि अचानक होने वाले ब्रेकडाउन को कम किया जा सके। और IoT का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि प्लांट में लगे सेंसर और डिवाइस इंटरनेट या नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और डेटा शेयर कर रहे हैं। स्मार्ट वायरलेस सेंसर नेटवर्क लगातार तापमान, दबाव, नमी जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स की रियल टाइम निगरानी करते हैं और ये डेटा कहीं भी भेजा जा सकता है। ओह, तो दूर से भी मॉनिटरिंग हो सकती है। बिल्कुल, इससे दूर बैठकर भी प्लांट की निगरानी करना संभव हो गया है। एक और तकनीक है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये पारंपरिक बारकोड की जगह ले रही है। RFID टैग को पढ़ने के लिए सीधी लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं होती, जिससे पूरी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना ज्यादा आसान और ऑटोमेटिक हो गया है।
इसके अलावा प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी PAT भी महत्वपूर्ण है, जो प्रक्रिया के दौरान ही उत्पाद की क्वालिटी के पैरामीटर्स का विश्लेषण करती है, न कि बनने के बाद। तो ये सारी तकनीकें मिलकर एक ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा डेटा पर आधारित और ज्यादा कुशल डेयरी ऑपरेशन बना रही हैं, एक तरह से स्मार्ट डेयरी का निर्माण कर रही हैं। एकदम सही। ये तकनीकें न केवल एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, बल्कि फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल और नए प्रोडक्ट्स के इनोवेशन के लिए भी नए अवसर पैदा कर रही हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के बीच इंसानों का क्या? ये एक आम चिंता है कि ऑटोमेशन से नौकरियां कम हो रही हैं। और क्या इस सब में कोई चुनौतियां या मुश्किलें भी हैं? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है वो बताती है कि ऑटोमेशन के बावजूद कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भूमिका खत्म नहीं हो रही, बल्कि शायद और ज्यादा सेंट्रल हो गई है। अच्छा? हाँ, असल में तकनीक कर्मचारियों को कमजोर करने के बजाय उन्हें एम्पावर कर सकती है, मतलब सशक्त बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऑपरेटर को अपने मोबाइल ऐप पर मशीन की सारी जानकारी रियल टाइम में मिल रही है, तो उसमें जिम्मेदारी की भावना बढ़ सकती है और वो बेहतर निर्णय ले सकता है। इसी तरह, अगर सिस्टम पहले ही बता दे कि कोई मशीन खराब होने वाली है, तो अचानक ब्रेकडाउन का जो स्ट्रेस होता है वो कम हो सकता है और कर्मचारियों का मोराल बढ़ सकता है। लेकिन सशक्तिकरण के साथ कौशल की जरूरत भी तो बदलती होगी। क्या हर कोई इस बदलाव के साथ आसानी से ढल पा रहा है? भूमिकाएं तो निश्चित रूप से बदल रही होंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। भूमिकाएं बदल रही हैं। अब शायद भारी शारीरिक मेहनत वाले कामों की उतनी ज़रूरत ना रहे, जितनी कि सिस्टम की निगरानी करने, डेटा का एनालिसिस करने और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को मैनेज करने जैसे स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है। सही। इसके लिए कर्मचारियों को नए कौशल सिखाने, मतलब अपस्किलिंग करने और लगातार ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। किसी भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानी पहलू पर भी ध्यान दिया जाए, एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच अपनाया जाए। और क्या चुनौतियां हैं? सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा, जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनौतियां भी काफ़ी गंभीर हैं। आज के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आ रही है वो है साइबर सुरक्षा की। ओह हाँ, साइबर सिक्योरिटी। हाँ, जैसे जैसे प्लांट के सारे सिस्टम IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और OT यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ते जा रहे हैं, साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सोचिए, कोई हैकर अगर प्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल कर ले तो क्या हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, ये हमले न सिर्फ प्रोडक्शन रोक सकते हैं, बल्कि कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा या फॉर्मूला, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चुरा सकते हैं और पूरी सप्लाई चेन को ठप कर सकते हैं। इसलिए ऑपरेशनल रेजिलियंस यानी किसी भी गड़बड़ी के बावजूद काम करते रहने की क्षमता बनाए रखना और साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। साइबर सुरक्षा वाकई एक बहुत बड़ी और गंभीर चिंता है, खासकर जब सब कुछ कनेक्टेड हो रहा हो। और क्या बाधाएं हैं ऑटोमेशन अपनाने में? अन्य चुनौतियों में, जैसा हमने पहले बात की, ऑटोमेशन सिस्टम लगाने की जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, खासकर छोटे और मध्यम आकार की डेयरियों के लिए। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को चलाने और उनका रखरखाव करने के लिए खास एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो आसानी से मिलती नहीं। कुछ तकनीकी सीमाएं भी हैं, जैसे कुछ बायोसेंसर्स का इस्तेमाल करने के लिए अभी भी सैंपल को खास तरीके से तैयार करना पड़ता है, जिससे उनका लगातार ऑनलाइन इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। अच्छा। साथ ही कुछ सेंसर शायद UHT दूध जैसे स्टेरलाइज्ड उत्पादों की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल के लिए उपयुक्त ना हो, क्योंकि वो उतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जैसा कि आपने कहा, एक सामाजिक चुनौती ये भी है कि शायद कम कुशल या गैर तकनीकी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं अगर उन्हें नए स्किल्स नहीं सिखाए जाते। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर फायदे तो बहुत दिख रहे हैं, बेहतर एफिशिएंसी, क्वालिटी, सुरक्षा, लेकिन साथ ही लागत, जटिलता, साइबर सुरक्षा और कर्मचारियों के कौशल विकास जैसी बड़ी चुनौतियों से भी निपटना होगा। बिल्कुल, ऑटोमेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिर्फ नई तकनीक खरीद लेना काफी नहीं है, बल्कि इन सभी पहलुओं पर बहुत ध्यान से विचार करना और योजना बनाना जरूरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे ऑटोमेशन और कंप्यूटरीकरण डेयरी उद्योग को, आप कह सकती हैं, खेत से लेकर हमारे खाने की मेज तक पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये न केवल कार्यकुशलता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि इसके सफल होने के लिए बहुत सावधानी से इसे लागू करने, साइबर सुरक्षा पर गहरा ध्यान देने और सबसे जरूरी, कर्मचारियों के कौशल को लगातार विकसित करने की भी जरूरत है। और ये बदलाव यहीं रुका नहीं है, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
IoT, AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकें हमें रियल टाइम डेटा के आधार पर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और तेज निर्णय लेने में मदद कर रही हैं। इससे पूरी वैल्यू चेन, खेत से लेकर उपभोक्ता तक को लगातार और बेहतर बनाया जा रहा है। सही। ये सिर्फ कुछ कामों को ऑटोमेट करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल और शायद ज्यादा टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल बनाने की एक कोशिश है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब डेयरी उत्पादन इतना ज्यादा डेटा आधारित, इतना नियंत्रित और इतना पारदर्शी हो जाएगा, तो भविष्य में दूध और डेयरी उत्पादों के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल सकता है? क्या हम वो दिन देखेंगे जब हमें किसी खास फार्म या शायद किसी खास गाय के दूध से बने हमारे लिए हाइपर पर्सनलाइज्ड डेयरी उत्पाद मिलेंगे, जिनके बारे में हमें सब कुछ पता होगा? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर इस गहन निगरानी और नियंत्रण से पशु कल्याण, डेटा की गोपनीयता या छोटे किसानों के भविष्य जैसे नए नैतिक सवाल और चिंताएं और ज्यादा उभर कर सामने आएंगी? ये सोचने वाली बात है।